वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो दोस्तों, उससे पहले कुछ कहने से पहले मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। और इस क्रिसमस के अवसर पर सब एंजॉय करें और अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से काटें। फिलहाल आज इक्विटी मार्केट बंद है, लेकिन फिर भी मैं आया हूं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं चर्चा करने के लिए आया हूं, जिसकी समझ हम सबको होनी चाहिए। अगर आप इक्विटी मार्केट्स में अगर इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, इसकी समझ सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लाभ करेगा अपने पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करने के लिए। जी हां, तो मैं जो दो टॉपिक के बारे में जो चर्चा करना चाहूंगा वो है मार्केट साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल। देखिए, मार्केट साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल की अगर इन दोनों साइकिल की आपको सही से अगर समझ हो गई हो और इसको अगर सही से आप अगर सीख ले, इसको अच्छी तरीके से अगर आप इस चीज को ग्रैस्प कर ले, तो आप जो बहुत बड़े लॉसेस फेस करते हैं लोग अपने पोर्टफोलियो में, ये कभी नहीं होगा आपके साथ। तो मार्केट साइकिल की अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए हर चीज का साइकिल होता है। अगर आप जीवन की बात करें, जीवन भी एक लाइफ साइकिल हम लोग कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हर घटना एक घटना के ऊपर डिपेंड करता है और रिपीट होता है। इसी तरीके से मार्केट साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। देखिए, मार्केट साइकिल की अगर मैं बात करूं, मार्केट साइकिल के मेनली 4 फेजेस होते हैं। पहला अगर आप देखें तो मार्कअप फेज होता है। मार्कअप फेज मतलब जो बुल रन होता है, जब मार्केट दौड़ता है, मार्कअप फेज जब मार्केट तेजी में होता है। मार्कअप फेज के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब एकदम पीक लेवल में पहुंच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, गुने जिन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर, उनको समझ में आ जाता है और वो धीरे धीरे मार्केट में सेल करके अपना प्रॉफिट लेना चालू करते हैं। तो उस समय स्मार्ट इन्वेस्टर निकलना चालू कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका मार्क डाउन, यानी कि डाउनफॉल फेज, जब मार्केट धड़ाधड़ गिरना चालू करता है। क्योंकि उसके बाद जब लोगों को समझ आता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद, तो उस समय ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो, मैक्सिमम लोगों जो रिटेल इन्वेस्टर, उनका पोर्टफोलियो लाल में आना चालू कर देता है। लोग पैनिक करते हैं, उस समय जल्दी बेचना चालू करते हैं और इसी तरह मार्क डाउन फेज आता है। अब मार्क डाउन फेज में क्या होता है, हेवी सेलिंग हो जाती है, मार्केट जनरली नीचे की तरफ एकदम लोअर की तरफ हो जाता है और हमको अच्छी वैल्यू दिखने को मिलती है। उसके बाद आता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज यानी कंसोलिडेशन फेज। धीरे धीरे इन्वेस्टर, जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, उस समय उनको समझ में आने लगता है कि अब मार्केट के वैल्यूएशन सही होने लग गए हैं और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चालू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर आशा जगती है कि अब मार्केट अच्छा होने वाला है। और उस समय जो लोग हैं, जो कॉमन पब्लिक हैं, वो उस समय डर कर बैठे रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही घटना अभी आप लास्ट 2017-14 से अगर देखिए, 14 से 25 तक आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। 14 से 17 जब इलेक्शन में बीजेपी सरकार आई, किस तरीके से एक रैली आया। फिर 18 से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन फेज होने लग गया, जहां स्मॉल कैप बहुत गिरे थे, स्मॉल कैप और मिड कैप, आप अगर याद रखेंगे। फिर उसके बाद तो कोविड, ये तो पता नहीं था, तो कोविड आ गया, उसके बाद बहुत धड़ाके से गिरा। फिर उसके बाद मार्केट कैसे उठा आपने देखा ही है। तो ये 4 फेज होते हैं। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक साइकिल होता है। इकोनॉमिक साइकिल में भी वेरियस फेजेस होते हैं। इकोनॉमिक साइकिल भी एक चक्र है, उसमें वेरियस आपको फेजेस साइकिल और मिलेंगे। जैसे कि क्रेडिट साइकिल होता है। क्रेडिट साइकिल आपको पता है, क्रेडिट साइकिल इकोनॉमी के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, इकोनॉमी को बूम अप करता है। जब क्रेडिट साइकिल आता है तो जनरली कंपनी बोलिए या इंडस्ट्री बोलिए या बिजनेस बोलिए, सब फ्लरिश करना चालू कर देता है, क्योंकि बिजनेसेस एक्सपैंड होते हैं, क्रेडिट हो रहा है, आपके पास मनी सर्कुलेट हो रहा है, उस समय एक्सपेंशन करते हैं बिजनेस पे। तो ये क्रेडिट साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी को मेन बूम देता है क्रेडिट साइकिल। उसके बाद आता है डेब्ट साइकिल। डेब्ट साइकिल होता है जब, आपको पता ही है, आप देख रहे हैं इस समय, जब पूरा वर्ल्ड कर्ज में आ जाता है। असल में डेब्ट साइकिल आने का कारण भी लोग ही हैं। जब लोगों के पास इतना पैसा रहता है कि वो इतना स्पेंडिंग करते हैं, उस समय वो डेब्ट ले लेते हैं, जिसके वजह से डेब्ट साइकिल आता है और उस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखता है। और उसके बाद आपको पता ही है एक और साइकिल है, वो है एसेट साइकिल, उसके बाद है रियल एस्टेट साइकिल। रियल एस्टेट साइकिल आपको पता ही है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं आप लोग, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, आपको पता है क्यों रियल एस्टेट खरीदा जाता है, रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को अगर बीट करना हो, इन्फ्लेशन को अगर हेज करना हो,
तो इसीलिए लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोग अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन फिर भी नहीं लाते हैं। अब मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कैसे ये मार्केट साइकिल ये इकोनॉमिक साइकिल से इंटरलिंक्ड है। देखिए, ये इकोनॉमिक साइकिल में इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं और ये इंडिकेटर हमेशा आपको इंडिकेट करते रहते हैं कि देश की या वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी है। आपको कैसे पता लगेगा कि इस समय इकोनॉमी अच्छी नहीं है वर्ल्ड की? ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही आपको इंडिकेट करते रहेंगे और जिसको समझ है वो उसको भाप लेगा पहले से ही। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी जैसे होते हैं, जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स, फिर लैगिंग इंडिकेटर्स, फिर को इंसिडेंट इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, आप शेयर मार्केट को एक लीडिंग इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में जब शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे घटने लगती है, बिजनेसेस के वैल्यू धीरे धीरे घटने लगती है, बिजनेसेस के प्राइस भी गिरना चालू कर देते हैं धीरे धीरे, वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ। इसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। उसी तरीके से लैगिंग इंडिकेटर भी होता है। लैगिंग इंडिकेटर का अच्छा उदाहरण होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना चालू कर देती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चालू हो जाती है, वो उस इंडिकेटर को हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। और तीसरा हो गया आपका कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये है जो उदाहरण इसको मैं देना चाह रहा हूं, जैसे वेजेस, लोगों की वेजेस कैसी बढ़ रही है या लोगों की वेजेस कैसे कम हो रही है, इस जो इंडिकेटर जो है, इस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर। इसके अलावा भी इन्फ्लेशन इंडिकेटर होता है, महंगाई, यानी कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडिकेटर। उसके अलावा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, IPI, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का। तो आप इंडिकेटर को अगर समझ सकते हैं, इंडिकेटर को अगर भाप सकते हैं, तो आप मार्केट को जरूर अच्छे से समझेंगे और मार्केट की साइकिल को आप जरूर पकड़ पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से रीशफल कर पाएंगे जिससे कि आपको आपका प्रॉफिट लॉस में ना आ जाए, जैसे कि अब दिख रहा है। तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूं, ये मार्केट साइकिल्स क्यों आते हैं। ये मार्केट की मैं जो बात कर रहा हूं, मैं इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट के साइकिल्स क्यों बार बार चेंज होते रहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब तक हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर के वजह से ही मार्केट साइकिल चेंज होती रहती है। हमारे मनुष्य के बिहेवियर के वजह से ही इस मार्केट साइकिल में चेंज आता रहता है। उसको थोड़ा समझे। देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड जीडीपी एक साल 2% ग्रो करती है, अगले साल 3%, फिर 1%, फिर 4%, तो ये वर्ल्ड जीडीपी हर साल क्यों नहीं 2% ग्रो करती है? ये फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं? आप वैसे ही अगर स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की बात करें, तो स्टॉक मार्केट किसी साल 30% रिटर्न देता है, किसी साल 15% रिटर्न देता है। क्यों नहीं कॉन्टिन्यूअस 30% रिटर्न देता है? क्योंकि फाइनल 10 साल के फेज में आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट्स, तो अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो एवरेज रिटर्न लार्ज कैप में 12% देखते हैं। क्यों नहीं हर साल 30%, 40% आता है? ये फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं? इसका कारण है ह्यूमन बिहेवियर। जब तक मार्केट में मनुष्य है, ह्यूमन जब तक इन्वेस्टर बनकर रहेगा, तो ये मार्केट साइकिल जो चेंज होते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन बिहेवियर का उदाहरण मैं अगर बोलूं, ह्यूमन बिहेवियर कैसा? देखिए, आप खुद ही देखिए, जब 2019 के बाद जब कोविड का फॉल आया, उसके बाद जब ही मार्केट उठना चालू किया, तब 2020, 2021, 2022 लोग इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गए, इतना एक्सट्रीम चले जाते हैं, तो लोगों का तब क्या हो जाता है कि अब तो ये तेजी ही रहेगी, अब मंदी नहीं आने वाली है, इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया में कभी स्लो डाउन नहीं हो सकता है, इंडिया तेजी से आगे ही बढ़ता रहेगा। भाई इन्वेस्ट करो, हर वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करो, कंपनी की कुछ वैल्यू देखनी है कि नहीं, हम कितना पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट करो। ये है टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म, किसी चीज में पागलपन एक्सट्रीम हो जाना, जो आजकल आप देख पा रहे हैं सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर बढ़ते जा रहा है, सिल्वर यूजफुल है, बहुत वेरियस सेक्टर में काम लगता है, बहुत डिमांड बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिल्वर पर आप पागलपन देखो कि ये लास्ट 7 दिनों में 10 दिन में 30% रिटर्न दे गया, तो ये पागलपन नहीं है तो क्या है? ये जो मैडनेस मार्केट में चलते हैं, वो हम ह्यूमन बिहेवियर के वजह से ही। अब इक्विटी मार्केट्स में जो 2020 में जब सब लोग पागल हो रहे थे कि अरे ये नहीं रुकेगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट आपको पैसा देता ही जाएगा, किसी भी वैल्यू में घुसिए, मार्केट के वैल्यूएशंस नहीं देखिए, बस इन्वेस्ट करते रहिए। आज का दिन देखिए, सब लोग इक्विटी मार्केट से डर के बैठे हैं,
अरे भाई रिटर्न नहीं मिलेगा, अब इक्विटी मार्केट खत्म, अब कुछ नहीं होगा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर आप देखिए, ये ह्यूमन बिहेवियर ही आपको ये साइकिल चेंज की तरफ ले जाता है, ऑप्टिमिज्म से पेसिमिज्म। मार्केट क्रैशेस और बबल फॉर्मेशन भी लोगों की अधिक उम्मीद, ये पागलपन की वजह से ही आता है। तो आपको अगर ये समझ पाएंगे, आप ह्यूमन बिहेवियर को अगर स्टडी सही से कर पाएंगे मार्केट में, तो आप मार्केट को अच्छे से मार्केट में पकड़ बना पाएंगे और आपका निवेश करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप मार्केट साइकिल को समझेंगे। गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से पागलपन बढ़ता जा रहा है, कल आरबीआई, एक खबर आई कि आरबीआई ने भी जो वेरियस एनबीएफसीज गोल्ड लोन देते थे, उन्होंने अब उन एनबीएफसीज और बैंक्स को गोल्ड लोन देने से मना कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम 21 से 35 साल के जो लोग हैं, 21 से 30 साल के लोग हैं, वो गोल्ड लोन अधिक ले रहे हैं। वो गोल्ड को जमा दे करके वो लोन ले रहे हैं, क्योंकि उनको अब यही पागलपन का सवाल, यही मैं पागलपन की बात कर रहा हूं, तो जिसकी वजह से तो आरबीआई डर रही है कि जिस तेजी से गोल्ड भी भागा है, अगर उस तेजी से गोल्ड नीचे आता है तो वो मॉर्गेज जो गोल्ड रख रहे हैं उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है, कोलैटरल की वैल्यू कम हो जाती है, तो बैंक्स डिफॉल्ट करेंगे। तो इसीलिए आरबीआई ने बंद कर दिया है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हर चीज का पागलपन होता है और हर चीज का पागलपन भी खत्म होता है एक ना एक दिन। सिल्वर और गोल्ड देखिए, जो एसेट जितनी तेजी से बढ़ता है वो एसेट उतनी तेजी से नीचे आता है। चिंताजनक ये बात है, गोल्ड को एक समय हम लोग हेजिंग की तरह दिखते थे, लेकिन गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशंस आ गया है कि लोग डर रहे हैं कि इतनी तेजी से बढ़ा है कि वो उतनी तेजी से कहीं गिरे ना। सिल्वर का भी सेम चीज है, मैं यही कह रहा हूं। तो ये मैडनेस होता है मार्केट का, और ये मैडनेस ही मार्केट साइकिल चेंज करता है। इस लोगों के पागलपन के कारण ही मार्केट में बबल फॉर्मेशन होता है और बबल फूटता है, और बबल जिस दिन फूटता है तो मार्केट में हाहाकार मच जाता है। तो इन साइकिलों की समझ आपको जरूर रहनी चाहिए कि आप किस साइकिल में हैं। इस समय जो चल रहा है एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज के बाद आता है मार्कअप यानी कि बुल रन। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप एक्यूमुलेट करिए धीरे धीरे इक्विटी मार्केट्स में, स्टॉक्स शेयर्स लेते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि इसके बाद जो रन आता है वो बुल रन आता है। देखिए एक्यूमुलेशन फेज जितना बड़ा पागलपन होगा उतना बड़ा एक्यूमुलेशन फेज भी रहेगा। तो 2019 आपको ये समझना पड़ेगा, 2019 से 2024 तक का जो पागलपन आपने देखा, तो उसके बाद मार्केट एक्यूमुलेट भी, उसके बाद मार्केट टूटता है, टूटने के बाद अब धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर रहा है। तो इसी प्रकार मार्केट के वैल्यूएशंस अगर बढ़ते हैं, अगर पागलपन की तरफ मार्केट वैल्यूएशंस भी एकदम मैडनेस की तरफ जाता है, तो वैल्यूएशंस अपने आप इन मार्केट साइकिल के साथ ठीक होते रहते हैं। कभी भी मार्केट में ऐसा मत समझिएगा मार्केट में तेजी आएगी तो मार्केट में तेजी रहती रहेगी, एक ही तरीके से मार्केट लीनियर वे से चढ़ता जाएगा, नहीं। मार्केट में आपको उतार और चढ़ाव दोनों मिलेंगे, और यही होते हैं मार्केट साइकिल्स। आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट ही आपको इंडिकेट करता रहेगा कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो मार्केट साइकिल जब चेंज हो रहा था, आपको पहले ही समझना चाहिए था। 2024 का जब मतलब जून में, जुलाई में, जो समझदार है वो उसी टाइम पे निकल गए। तो कब कंजम्पशन का बढ़ावा मिलेगा, कब डेब्ट बढ़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये बात भी, एक चीज मैं बात कहना भूल गया, देखिए जब ज्यादा तेजी से जब ग्रोथ रेट बढ़ता जाता है इकोनॉमी का, जीडीपी का, उसके कारण महंगाई भी आती है तेजी से। इस महंगाई को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंकर्स का काम है। सेंट्रल बैंक मतलब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में जो है, वर्ल्ड में भी सेंट्रल बैंक्स हैं। तो वो महंगाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? महंगाई को कम करने को इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी अगर कम कर दिया तो उधर जॉब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, फिर थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ता है। तो इस इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना हमारे सेंट्रल बैंकर्स का काम है। और जीडीपी ग्रोथ भी कंटिन्यूअस ज्यादा अगर तेजी से बढ़ता रह गया, वो भी प्रॉब्लम है। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे सेंट्रल बैंकर्स बैठे रहते हैं और उसको वो कंट्रोल करते हैं। तो आपको इस मार्केट साइकिल और इस इकोनॉमिक साइकिल दोनों की समझ होनी चाहिए, तभी ही आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। रिसर्च तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन रिसर्च आप जो कंपनी के जितने भी बिजनेस रिसर्च कर लीजिए, लेकिन अगर आपको मार्केट साइकिल की अगर समझ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से थोड़ा पीछे ही रह जाएंगे। आप अपने सटीक पोर्टफोलियो एलोकेशन तभी कर पाएंगे जब आपको मार्केट साइकिल और समय का पूरा, मार्केट साइकिल और फेस की पूरी नॉलेज होगी। लेकिन इस साइकिल को पकड़ना भी आप 100% सही समय पे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हैं।